दोस्तों, आज पेश है धूर्त मकराल और दयालु तारामणि। ये कवच चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। केशवपुर राज्य में मकराल नाम का एक तांत्रिक रहता था। वह बहुत ही धूर्त, चालाक व दुष्ट था। वह समय समय पर तंत्र विद्या से बुरी आत्माओं का आह्वान किया करता था। एक दिन निशाचर प्रेत कोई ऐसी माया रचो जिससे घबराकर कैलाशपुर राज्य के लोग मेरे पास दौड़े दौड़े आए, उन्हें मुंह मांगी दौलत मांग सकूं, बटोर सकूं। जो हुक्म मकराल तांत्रिक। अगले दिन ही कैलाशपुर राज्य में निशाचल प्रेत की प्रेत लीला आरंभ हो गई। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, भूत भूत। और निशाचर प्रेत ने लपक कर एक आदमी की गर्दन पकड़ ली। उसकी गर्दन पर दांत गड़ाकर उसका खून पीने लगा। बचाओ। उस दिन निशाचर प्रेत कैलाशपुर राज्य के कई लोगों का खून पीकर मौत के घाट उतार दिया। आह, मेरी प्यास बुझी है। खुशी से उछलता हुआ तांत्रिक खुशी से उछलता हुआ मकराल तांत्रिक के पास पहुंचा। मेरे मालिक, मैं कैलाशपुर के लोगों के दिलों में दहशत का प्रभाव जमा आया हूँ। अब मेरे उत्पात से डरे लोग सिर दिया तुम्हारे पास आएंगे। निशाचर, तुम मेरी अच्छा काम किया, अब तुम जाओ। मकराल का आदेश पाते ही निशाचर प्रेत लोवन के धुएं में विलीन हो गया। जादुई गोले को थामते हुए गूंजती आवाज आई। उसने अदृश्य होते ही हा हा हा, अब मैं कल कैलाशपुर के भयभीत लोगों को मेरे पास आएंगे, उनसे निराशर प्रेत का आतंक का छुटकारा दिलाने के कहेंगे। तब मैं उन भयभीत लोगों के मुंह मांगी रकम वसूल करके अपनी जेबें भरूंगा। मकराल के चेहरे पर दृढ़ता भरी मुस्कान थी। उधर उसी रात कैलाशपुर में एक सराय मंगलपुर राज्य का प्रसिद्ध तांत्रिक तारामणि आकर रुका। कैलाशपुर के लोग कुछ भयभीत नजर आ रहे हैं। सराय का मालिक भी मुझे डरा सा लगा। क्या कारण हो सकता है? मुझे अपनी तंत्र विद्या की सहायता से लोगों के भयभीत होने का कारण पता लगाना चाहिए। यह सोचकर तारामणि ने लोवन जलाया और तंत्र पूजा करने में जुट गया। मन ही मन वह कई तंत्र पढ़ने लगा। जादुई गोली, जल्दी से बता, राज्य के निवासी डरे और भयभीत क्यों हैं? तारामणि के इतना कहते हैं जादुई गोली में विचित्र आवाज आने लगी। गूं गूं गुडुम गुडुम। तत्काल घूमता हुआ जादुई दर्पण गोला थम गया और जादुई गोले थमते ही आवाज गूंजने लगी। मेरे मालिक, इस राज्य में मकराल नाम का एक दुर्तांत्रिक रहता है। उसके आदेश पर निशाचर प्रेत ने आज राज्य में उत्पात मचाया, जिसके कारण इस नगर के लोग डरे और भयभीत हैं। ओह, तो ये नगर के लोग डराने के कारण है। जादुई गोले, उस दुर्तांत्रिक का घर का पता जानना चाहता हूँ। जल्दी मुझे उसका घर का पता बता। मालिक, यहाँ से दक्षिण दिशा में की ओर 100 कदम चलने पर पश्चात तांत्रिक मकराल का घर है। उसके बाहर 3 झोपड़ियाँ लटकी हुई हैं, यही घर का पता है। फिर जादुई गोला फिर तांत्रिक सराय से निकलकर उसी समय मकराल के घर की ओर चल दिया और सिर दी मकराल के घर के बाहर पहुंचा। मकराल के घर पर दरवाज़ा तो तांत्रिक शक्तियों से बंद है। इसे खोलने के लिए मुझे तंत्र मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। तारामणि ने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा। तत्पश्चात बंद दरवाजा अपने हाथ रखा और अगले ही पल तब तारामणि ने मकराल के घर के अंदर आ गया। जैसे ही वह महकाल के सामने पहुंचा, कौन हो तुम? तांत्रिक शक्तियों से बंद दरवाजा खोलकर तुमने अंदर कैसे आ गई? मकराल, जिस प्रकार तुम तांत्रिक हो उसी प्रकार का मैं भी तांत्रिक। फर्क इतना है, तंत्र विद्या का प्रयोग तुम बुरे कामों के लिए करते हो, मैं तंत्र विद्या का प्रयोग लोगों की भलाई के लिए करता हूँ। वो तो तुम भी तांत्रिक हो, तभी तो तुम तंत्र मंत्र से मेरे घर का दरवाजा खोलने में मेरे अंदर आ गए। कहो, मेरे पास किस लिए आए हो? मकराल, तुमने आज इस नगर में निशाचर प्रेत द्वारा जो प्रेत लीला करवाई है, उसी के बारे में तुमसे समझाने आया हूँ। तुम भला मुझे क्या समझाओगे? मकराल, निर्दोष लोगों को इस प्रकार हत्या करके अपने तांत्रिक इच्छा अच्छे कार्यों में लगाओ, वरना क्या कर लोगे?
मकराल, मैं तुम्हें लड़ने नहीं अपितु समझाने आया हूँ। यही ऐसा न हो कि तुम्हें नरसंहार को महंगा ना पड़े। तुम मुझे धमका रहे हो तांत्रिक तारामणि, कान खोल कर सुन लो। जब मेरे साथ निशाचर प्रेत है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत घमंड है तुम्हें अपने निशाचर पर, क्यों क्यों ना हो। निशाचर प्रेत इस योग्य यदि मैं तुम्हें पाताल लोक में जाने को कहूँ तो पाताल लोक में भी चला जाए, यदि मैं उसे आकाश में जाने को कहूँ आकाश में भी चला जाए। महाकाल, तुम्हारा यह घमंड मुझे तोड़ना होगा। कहकर तारामणि अपनी उंगली में माणिक अंगूठी निकाली और अपने माथे पर रखकर मन ही मन कोई मंत्र पड़ा। यह क्या तारामणि, यह क्या कर रहा है? तत्पश्चात उसने अंगूठी जलते हुए लोबान पात्र में फेंक दी और अगले ही पल, ले महाकाल, अब अपनी आंखों से अपने निशाचर प्रेत की दुर्गति देख। और तारामणि यह कहकर चट चट चटा चटा चटाट कराने की आवाज के साथ लोबन के धुएं में आग की लपटें में गिरा। निशाचर प्रेत वहां प्रकट हुआ। निशाचर प्रेत, मेरे मालिक, यह आग मुझे जला रहा है, मुझे बचा लो, मैं बेमौत मारा जाऊंगा। निशाचर इसी प्रकार आग में जलते हुए महाकाल को देख महाकाल को नहीं सूझा और वह करे तो क्या करे। इस आग की लपटों में गिरा निशाचर पूरी तरह डकारा रहा था। आह मेरे मालिक, मुझे बचा मेरे मालिक। निशाचर को बचाने के लिए महाकाल मन ही मन कोई मंत्र पड़ा, लेकिन निशाचर उन मंत्रों पर कोई प्रभाव न पड़ा। यह क्या, मेरे मंत्रों का कोई प्रभाव नहीं हुआ? निशाचर प्रेत पहले की तरह आग में जला जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि तांत्रिक तारामणि विद्या तंत्र विद्या में मुझसे ज्यादा प्रागंत है। और मकराल ऐसा है की तरह खड़ा देखता रहा। निशाचर प्रेत सिर दिया कि लपटों में जलकर राख हो गया। तब तारामणि मकराल से कहा, मकराल, देख लिया तूने अपने निशाचर प्रेत का असर? तुम बहुत गुमान था ना उसके ऊपर। तांत्रिक तारामणि, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मैंने तुम्हें पहचानने में भूल करी। अब तुम तांत्रिक हो, मुझे क्षमा कर दो। मकराल, तूने इस राज्य के निवासी को आज तक सताया है, अतः आज के बाद तू तंत्र विद्या द्वारा अपनी किसी बेगुनाह को न सता सके, इसलिए मुझे आज के बाद मेरे अधीन रहकर ही जीवन गुजारना बोल मंजूर है या नहीं? यदि तूने मेरी बात मंजूर नहीं की तो मैं तुम्हें निशाचर प्रेत की तरह जलाकर भस्म कर दूंगा। तारामणि का कथन सुनकर मकराल के चक्के छूट गए। वह हाथ जोड़कर बोला, तांत्रिक तारामणि, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। ठीक है, कल से मेरे साथ मगनपुर चलना होगा। उसी रात तारामणि के उस रात तारामणि सराय वापस न जाकर मकराल के पास घर में रुका। और उस रात तारामणि सोच रहा था, मुझे खुशी की है कि मैं दुष्तांत्रिक को सही रास्ते पर ला सका। उधर मकराल सोच रहा था, तारामणि, तू इस समय तो तूने इस प्रकार मेरे हाथ काट रखे हैं, यदि पर याद रख, मैं वह दिन सबसे वक्त तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू यह देखता रह जाएगा। और सुबह होते कैलाशपुर के लोग मकराल के पास आए। मकराल, तांत्रिक कल पृथ्वी के कई निर्दात लोगों को मार डाला, तुम ही कुछ उस खूनी प्रेत से छुटकारा दिला सकते हो। मकराल, तांत्रिक, जिसका तुम जितना धन मांगोगे हम तुम्हें उतना धन देंगे, परंतु उस प्रेत से हमें छुटकारा दिलाओ। उनकी बातें सुनकर मकराल सोचने लगा, यदि तारामणि निशाचर प्रेत को जलाकर मुझ पर कब्जा न करता तो इसी में कैलाश के लोग जितना धन कमा लेता। मकराल को सोच में पड़ा देख पास पड़ा तारामणि धीरे से उससे कहा, मकराल, मैं जानता हूँ इस समय तुम क्या सोच रहे हो। मकराल, तुम्हारी भलाई इसी में है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वह तुम्हें इन डरे हुए लोगों से कहना है। कहकर तारामणि धीरे धीरे उसके कान में कुछ कहने लगा। उसके बाद मकराल तारामणि के साथ मकराल ने उन लोगों से कहा, भाइयों, कल मुझे प्रेत के कारनामे का पता चल गया था। मैंने उसे रात को ही तांत्रिक अनुष्ठान से उसकी उत्पत्ति प्रेत को जलाकर भस्म कर दिया। इसलिए तुम लोग वेद अपने घर जाओ, वह प्रेत अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
सुनकर कैलाशपुर के लोग के उतरे चेहरे खिल उठे। सेठ हीरामल ने स्वर्ण अप्सरा की 5 थालियां मकराल के सामने रखते हुए कहा, मकराल तांत्रिक, उस प्रेत से छुटकारा दिलाने के लिए हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है। मेरी ओर से स्वर्ण मुद्राएं की 5 थालियां स्वीकार करो। मुद्राओं की 5 थैलियां को देखकर मकराल की आंखें चमकने लगी, लेकिन उसने तारामणि के डर से सेठ हीरामल से कहा, सेठ हीरामल, प्रेत का अंत मैंने धन के लालच में नहीं किया था, मैंने उसका अंत निस्वार्थ भाव से किया है। इस कार्य को करने के बदले मैं किसी से कुछ नहीं लूँगा। सेठ, इन थैलियों को उठा लो। तब मकराल को दुआएं देते हुए वे लोग उसके घर से वापस चले गए। तब तारामणि ने मकराल से कहा, मकराल, मुझे खुशी है तूने वैसा ही किया, मैंने समझाया था। तांत्रिक तारामणि, अब तो मुझे जीवन भर वही करूँगा जैसा आप मुझसे कहोगे। ठीक है मकराल, अब तुम मेरे साथ मगनपुर चलने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद ही मकराल तारामणि के साथ जा रहा था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कोई गुरु तारामणि जैसा उस्ताद भी मिलेगा। मुझे अपना घर पर भी जाना पड़ेगा। चलते चलते दोनों कैलाशपुर के राजमहल के बाहर से गुजरे। मकराल, राजमहल का द्वार शहनाई बज रही है, क्या राजमहल में कोई उत्सव है? मुझे तो इस बारे में कोई बात मालूम नहीं, अभी पहरेदारों से पूछता हूँ। मकराल ने एक पहरेदार से पूछा, राजमहल के बाहर शहनाई क्यों बज रही है भाई? अरे भाई, शहनाई नहीं बजेंगी तो क्या बजेगा? कैलाशपुर के राजा नंद सिंह की तालेमिला ने पुत्र को जन्म दिया है, यह तो बहुत खुशी की बात है भाई। और इधर मकराल को सोचकर तारामणि से कहा, तारामणि, मैं आज इस राज्य को छोड़कर आपके साथ जा रहा हूँ। यदि आपकी आज्ञा तो जाने से पहले नन्हे युवराज के दर्शन कर लूँ, उसे आशीर्वाद देता चलूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलकर नन्हे युवराज को आशीर्वाद दूंगा। यदि दोनों उसी समय महल के में राजा नंद सेन के पास पहुंचे। महाराज, यदि आप आदेश दें तो हम नन्हे युवराज को आशीर्वाद देना चाहते हैं। अवश्य, हम सभी आप दोनों युवराज के पास ले चलते हैं। नंद सेन ने उन दोनों को युवराज के पालने के पास ले गई। तब महाकाल ने तारामणि से कहा, आप मेरे गुरु हैं, इसलिए आप पहले युवराज को आशीर्वाद दे दीजिए। तारामणि ने आगे बढ़कर पालने शिशु की गोद से उठाया। नन्हे युवराज, आज सदा तुम्हारे सिर पर रहेगा। तुम जीवन में जो कुछ भी इच्छा करोगे वह पूरी होगी। यह आशीर्वाद दे तारामणि नन्हे को चूमा और फिर उसने महाकाल की गोद में दिया। नन्हे युवराज, तारामणि ने अपना आशीर्वाद दे दिया है, जिसे तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी होंगी, मगर इसके तुम अपने जीवन में कभी भी इच्छाएं नहीं रख सकोगे। साथ ही तुम्हारा स्वभाव बहुत क्रोधी होगा। युवराज को ऐसा दुष्टता भरा आशीर्वाद देकर महाकाल ने उसे पालने में लिटा दिया। तत्पश्चात, राजन, युवराज को हमने दोनों ने आशीर्वाद दे दिया, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दे दी है। राजन नंददेव को विदा लेकर महल के बाहर निकल आए। संध्या होते होते वे मगनपुर राज्य के शमशान घाट में पहुंचे। मकराल, आज अमावस्या है, काली अंधेरी रात है। आज का दिन तंत्र मंत्र सिद्धि पूजा करने के लिए अभिशिष्ट दिन होता है, इसलिए आज रात हम इसी शमशान घाट में रुककर पूजा करेंगे। तुम भी मेरे साथ रहना। जो आज्ञा गुरुदेव। वे दोनों शमशान घाट में प्रवेश कर गए और रात्रि होने पर जलती चिता के समीप तारामणि ने पूजा शुरू कर दी। मकराल, अब मैं सारी रात के लिए आंखें मूंद कर तंत्र मंत्र पढ़ूंगा। तुम जलती चिता को बार बार लोवन छिड़कना होगा, ठीक है? और मकराल का निर्देशन में तांत्रिक तारामणि पूजा करने में लीन हो गया और तब बार बार चिता पर लोवन छिड़कता। मकराल सोचने लगा,
मौका अच्छा है। अगर मैंने इसी मौके का फायदा न उठाया तो मैं जीवन भर तारामणि की जी हजूरी करता रहूंगा। लेकिन तारामणि को छुटकारा पाने के लिए मुझे आखिर क्या करना चाहिए? उसी विचार आया, क्यों न मैं अपनी देह त्याग कर देह त्याग पूजा की समाप्ति पर उसके तारामणि के निर्जीव देह में देखना तो भौचक्का रह जाएगा। और यह सोच उसने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और अगले ही पल उसके शरीर से अपनी आत्मा निकाल कर आकाश में उड़ चला। और आकाश में उड़ती उसकी आत्मा सोचने लगी, अब मुझे जल्दी से किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहिए, वरना उसकी पूजा समाप्ति पर तारामणि तंत्र मंत्र द्वारा मुझे वापस अपने पास बुला लेगा। और वह आकाश उसकी आत्मा आकाश में उड़ते हुए पास के राज्य नवरसपुर की ओर चल दी। जैसे ही वह नवरसपुर में राज्य में प्रवेश किया, ओह रात्रि में ये इतनी रात्रि कहाँ जा रही है, इनका पीछा करके इनके बारे में मालूम करना चाहिए, सोचकर महाकाल की आत्मा पहरेदारों के साथ उड़कर उनके साथ चलने लगी। पहरेदारों घर के बाहर जाकर रुके। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। कौन हो तुम? दाई माँ, हम नवरसपुर से राजमहल से आए हैं। इसी समय रानी विद्यावती के प्रसव पीड़ा हो रही है। महाराज करण सिंह ने महारानी को प्रसव करवाने के लिए तुम्हें महल में बुलाया है। ओह ऐसी बात है, मैं तुम्हारे साथ अभी महल चलती हूँ। और दाई उसी समय उन पहरेदारों के साथ चल दी। उधर आकाश में उड़ती महाकाल की आत्मा सोच रही थी, बन गया काम। रानी विद्यावती को संतान होने वाली है। उसकी कोख में प्रवेश करके मैं उसकी कोख में पलने वाले शिशु के अंदर ही उसकी संतान रूपी में जन्म लूँ, तो भी यह तारामणि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह सोच मकराल की आत्मा विद्युत गति से नवरसपुर की महल की ओर उड़ चली। और वह राजमहल में एक कक्ष में विद्यावती की प्रसव पीड़ा बुरी तरह करा रही थी। तभी महाकाल की आत्मा उसके कक्ष में प्रवेश किया। हाय! और मकराल की आत्मा तेजी से उड़ती हुई विद्यावती के समीप गई और उसकी कोख में प्रविष्ट हो गई। उसके कुछ देर बाद ही धन्नादाई उस कक्ष में प्रवेश किया। आह रानी जी, घबराओ मत, मैं आ गई हूँ, तुम्हें ठीक हो जाएगा। और कक्ष के बाहर राजा करण सिंह उतावले स्वर में पूछ रहे थे, भगवान रानी विद्यावती को कुछ न हो सकुशल रखना। और कुछ देर बाद वहाँ अगले ही पल धन्ना दाई दरवाजा खोलकर कक्ष से बाहर निकली। बधाई हो महाराज, रानी ने बेटी को जन्म दिया। अच्छा। खुश होकर करण सिंह ने अपने गले की पड़ी माला उतार कर धन्नाबाई को दी और अपना अपना क्रोध अपने मकराल के सब पर उतारा। क्या समझता है? ऐसा करने से मैं तुझे छोड़ दूंगा? मैं जरूर कोई न कोई ऐसी राह निकालूंगा जिससे तू पुनः मेरे कब्जे में आ जाएगा, फंसेगा। अगले ही पल मकराल ने सबको हाथों में उठाया और चलती चिता में फेंक दिया। ले मकराल, पहले तेरे पार्थिव शरीर को चिता के हवाले कर रहा हूँ कि तू चाहकर भी अपने पुराने चोले में ना आ सकेगा। मकराल ने सब चट करके जलने लगा। और उधर नवरसपुर महल में आह मेरा शरीर ज्वाला में फूका जा रहा है। लगता है मकनपुर के शमशान घाट में तांत्रिक तारामणि मेरे नदी सूर्य को चिता के हवाले कर दिया है। अब मुझे अपना बाकी जीवन चंद्रिका के रूप में गुजारना पड़ेगा। उधर तारामणि ने तांत्रिक अनुष्ठान की में बाधा पड़ चुकी थी, इसलिए खिनबिन उसी समय मकनपुर की ओर चल दिया। वक्त अपनी कभी न रुकने वाली रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। कैलाशपुर के युवराज चंद्रसेन बड़ा होने लगा। मकराल के दिए श्राप के कारण उसका प्रभाव क्रोधी, और क्रोध आने पर वह जिसका भी बुरा सोता उसका बुरा होता रहता। आह नमक राम, तूने मेरी नजर उठाकर क्यों देखा? तू गधा बन जा। और अगले पल सेवक गधा बन गया। हाँ, सेवक गधा बन गया। राजमहल के सारे सेवक चंद्रसेन के नाम से भय खाते। और राजा चंद्रसेन ने उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए सबसे बुद्धिमान और कुशल शिक्षकों को नियुक्त किया। एक दिन चंद्रसेन सोचा, सारे शिक्षक बारे बारे आकर मुझे हुक्म चलाते हैं,
मुझे कुछ करना चाहिए। बस चंद्रसेन उसी दिन उन 5 शिक्षकों से कहा, कल से आप लोग महल में नहीं घुस सकेंगे। सचमुच अगले दिन शिक्षक महल में नहीं घुस सके। जिधर से महल घुसने की कोशिश करते हुए अचानक दीवार खड़ी हो जाती हो, यहाँ भी दीवार खड़ी हो गई। महल के नौकर परेशान, शिक्षकों की मदद करनी चाहिए, आप लोग रस्सियों पकड़कर महल के अंदर जाइए। शिक्षकों रस्सी पकड़कर महल पर की दीवार चढ़ने लगे। यह देख महल में खड़े चंद्रसेन क्रोध का प्रभार न रहा, चलाकर कहा, तुम लोग शिक्षकों को ऊपर चढ़ाकर मेरे कहे शब्दों को झुठलाने का प्रयत्न कर रहे हो। जाओ, तुम शिक्षक जैसी अवस्था में ही हो उसी अवस्था में रह जाओ। तुम लोग पत्थर के हो जाओ। और उसी पल जैसा ही हुआ। चंद्रसेन ने कहा था, 500 शिक्षक पत्थर के बन गए। राजा नंदसेन जब यह समाचार मिला तो दुखी हो गए। युवराज चंद्रसेन की शैतानियां बढ़ती जा रही हैं। वह जो भी बुरी बात मुंह से निकालता है वह सच हो जाती है, पर हमेशा बुरी बात क्यों सोचता है। उसे उसी समय चंद्रसेन को अपने पास बुलाया। युवराज, तुम हमेशा किसी का बुरा सोचते हो, क्या तुम्हारे मन में कभी अच्छे विचार नहीं आते। क्षमा करें पिताजी महाराज, मैं जो चाहता हूँ उल्टा सोचने लगता हूँ। पता नहीं क्यों बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, जिसे अनचाहे ही मुझे इन बात पर क्रोध आ जाता है। चंद्रसेन की बात सुनकर नंदसेन बहुत दुखी हो उठे। एक दिन मुकदपुर में तांत्रिक तारामणि के घर के बाहर आश्रम से विश्राम करने के लिए रुका। तारामणि ने उससे पूछा, कहो कहाँ से आ रहे हो भाई, तुम कहाँ के निवासी हो और कहाँ जा रहे हो। सुनकर वह मुसाफिर ठंडी सांस खींचते हुए कहा, मेरा नाम जयदेव है, मैं कैलाशपुर का रहने वाला हूँ और कैलाशपुर की राज्य हमेशा छोड़कर अनजाने शहर की ओर जा रहा हूँ, जहाँ मैं आराम से जी सकूँगा, वहाँ अपना बसेरा बना लूँगा। मुसाफिर जयदेव की बात सुनकर तारामणि चौंका। तुम कैलाशपुर रहने वाले, तुम हमें ऐसा के लिए कैलाशपुर छोड़ कर आए हो, मुझे इस विषय में बताओ। बाबा, कैलाशपुर राजा के युवराज चंद्रसेन राक्षसी स्वभाव का है। कैलाशपुर में सब लोग दुखी और परेशान हैं। वह हमेशा दूसरों के लिए बुरी और अशुभ बातें मुंह से निकालता है जो तुरंत सच हो जाती है। 5 दिन पहले कैलाशपुर में मेरे घर के पास युवराज रथ का रथ रुका। उस समय मेरी 10 वर्षीय इकलौती बेटी सड़क पार करने लगी। उसके साथ मेरी पत्नी राधा भी थी। युवराज चंद्रसेन यह नागवार गुजरा। उसने क्रोध में भरकर चलाते हुए मेरी पत्नी से कहा कि तुम मेरे रथ के आगे से गुजरो, जाओ, इसी समय स्थान पर जलकर मर जाओ। तो क्या तुम्हारी पत्नी उसी समय जल गई। जयदेव, हाँ बाबा, चंद्रसेन के कारण मेरा पूरा भरा परिवार उजड़ गया और जब मेरा परिवार ही नहीं रहा तो मैं कैलाशपुर में रहकर क्या करता। वहाँ रहता तो हमेशा अपनी पत्नी और पुत्री की यादें सताती। युवराज चंद्रसेन का इतना क्रूर स्वभाव इतना क्रूर कैसे हो गया। उसके मुंह से निकलने वाली असंभव बातें संभव कैसे हो जाती हैं। बाबा वही कैलाशपुर मैंने सुना था कि युवराज चंद्रसेन को जन्मदिन के 2 दिन बाद तांत्रिक उसे आशीर्वाद देने महल में आए थे। तो क्या हुआ। राजा चंद्रसेन का मानना है कि शायद वही तांत्रिक उस समय राजा चंद्रसेन को कोई श्राप दे गए थे, जिसके फलस्वरूप राजा युवराज को ऐसा स्वभाव हुआ है कि और उसी फलस्वरूप उसके मुंह से निकलने वाली बातें तुरंत सच हो जाती हैं। महाराज नंदसेन के गुप्तचर बड़ी सरगर्मी से उन दोनों तांत्रिक को तलाश करते फिर रहे हैं। जहां भी वे दोनों तांत्रिक मिले उन्हें तुरंत मौत के घाट उतारते हैं। मुसाफिर जयदेव तो वहां से चला गया, लेकिन तारामणि सोच में
को डाल गया। मैंने युवराज चंद्रसेन को यह आशीर्वाद देकर आया था कि वह अपने जीवन में जो भी अच्छा करेगा वह पूरी होगी, लेकिन मैंने उसे ऐसा आशीर्वाद तो नहीं दिया था कि वह अपने जीवन में हमेशा बुरी आदतें करे, भली इच्छा कभी न करे। तुरंत ही उसने जादुई गोला निकला। जादुई गोले जल्दी बता कि कैलाशपुर के युवराज चंद्रसेन को किसने श्राप दिया जिसके प्रभाव से वह लोगों को अनिष्ट कर रहा है। तुरंत जादुई गोले ने विचित्र आवाज आने लगी। फिर जादुई गोले ने स्पष्ट आवाज आई, मालिक, युवराज चंद्रसेन के जन्म पर आपने उसे आशीर्वाद दिया था। तांत्रिक मकराल युवराज चंद्रसेन को यह श्राप दिया था कि उसकी इच्छाएं तो पूरी होंगी, लेकिन वह कभी भी अच्छी इच्छाएं नहीं करेगा। अतः उसी श्राप के कारण युवराज चंद्रसेन का स्वभाव ऐसा हो गया। ओह, तो यह सब मकराल का किया धरा है। वह सोच में पड़ गया। जैसा भी हो, मुझे युवराज चंद्रसेन को मकराल के हिसाब से मुक्ति दिलानी होगी चाहिए। और वह उसी दिन कैलाशपुर की ओर चल दिया। एक राह में नदी पड़ी। अरे, यह नदी में कोई किशोर बहता चला जा रहा है। उसने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा। अगले ही पल नदी में बहता किशोर स्वयं नदी के तट पर आने लगा। सीधी तट पर आ गया। ओह, यह तो मर चुका है। वो तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। राजा नंद किशोर के गुप्तचर मेरी तलाश कर रहे हैं। अगर मैं अपने असली रूप में कैलाशपुर जाऊंगा तो गुप्तचर की निगाह में आ जाऊंगा और वे मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अतः क्यों न इस किशोर के शरीर में प्रवेश कर जाऊं। किशोर के रूप में ही कैलाशपुर जाऊंगा और मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। यह सोच तारामणि ने अपनी देह त्यागी और किशोर के मृत शरीर में प्रवेश कर गया। फिर किशोर ने तत्काल ही जीवित हो गया। अब मुझे अपनी देह को झाड़ियों में छिपा देना चाहिए कि त्रिकालपुर से वापस लौट कर आकर मैं अपने शरीर में प्रवेश कर पाऊंगा। यह सोच फिर तारामणि ने निर्जीव शरीर को झाड़ियों में डाल दिया और स्वयं थैला उठाकर कैलाशपुर की ओर चल दिया। कैलाशपुर पहुंचकर राजा नंददेव से मिला। महाराज, मैं थोड़ी बहुत तंत्र विद्या जानता हूँ। उसी तंत्र विद्या से द्वारा युवराज चंद्रसेन के व्यवहार में परिवर्तन ला सकूंगा। सुनकर नंद किशोर निराशा उसकी ओर देखा। बालक युवराज चंद्रसेन का व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जिसने जो कहा हमने वही किया, लेकिन हमारे साथ हमेशा असफलता हाथ लगी। लेकिन तुम भी कोशिश करके देख लो। महाराज, मैं अपने तंत्र विद्या का प्रयोग से चंद्र किशोर को एकांत कमरे में बंद कमरे में करूंगा और कुछ देर बाद युवराज चंद्रसेन तारामणि के सामने बंद कमरे में बैठ गया। युवराज, कृपा करके अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मुझे अपनी तंत्र पूजा शुरू करूं, लेकिन युवराज, भूल कर भी मेरी बीच में आंखें न खोल कर देखना, वरना अंधे हो जाओगे, ठीक है। और चंद्रसेन ने यह निर्देश का पालन कर वो खाली हवन कुंड में लोबान डाला और आग लगा दी। फिर तांत्रिक कार्रवाई करने लगा। सिरदी लोबान का धुआं कक्ष में फैलने लगा। वह बहुत सी देर मन ही मन कोई मंत्र बजाता रहा। मकराल के श्राप से युवराज चंद्रसेन का पीछा छोड़ दे। और अगले ही पल काली छाया सिरदी वायुमंडल में विलीन हो गई। तभी चंद्रसेन पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ा। तारामणि ने आंखें खोल दी और पानी के छींटे देकर बेहोश चंद्रसेन को होश में लाया। युवराज, अब तुम पर बुरी छाया का पीछा छूट चुका है, सच यह? हाँ, चाहकर भी मन में कोई बुराई का विचार नहीं ला सकोगी। अच्छा। चंद्रसेन ने तुरंत मन में कोई बुराई से कोशिश की। मैं चाहता हूँ इसी समय एक फूलों का हार मुझे ठीक करने वाले के किशोर के गले में आकर पड़ जाए। और ठीक उसी पल, अरे यह क्या! सचमुच ही अच्छी इच्छा करने लगा। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। चंद्रसेन खुशी से झूम उठा
उधर नवरंगपुर की झाड़ियों में चंद्रिका अपनी सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी। उसी समय झाड़ियों के पास से गुजरी। झाड़ियों में तारामणि का नृत्य श्री पड़ा था। तभी तंत्रिका की नज़र उस पर पड़ी। लगता है झाड़ियों में कोई सब पड़ा हुआ है। आह राजकुमारी जी, लगता तो ऐसा ही है। तंत्रिका ने तंत्रिका ने आगे बढ़कर झाड़ी में झाँक कर देखा तो बुरी तरह चौंकी। ओ, यह तो तांत्रिक तारामणि का शव है। लगता है तांत्रिक किसी अन्य के शरीर में प्रवेश कर इसे यहाँ छिपा कर चला गया। कुछ तभी उसे कुछ ध्यान आया। इसी तारामणि की वजह से मुझे अपना शरीर त्याग त्याग कर चंद्रिका का रूप जन्म लेना पड़ा, और इसी तारामणि ने मेरे पार्थिव शरीर को त्वचा को जलाकर फेंक दिया। क्यों ना आज तारामणि के शव को जला दूं। ऐसा करके तारामणि भी कभी अपने शरीर के असली रूप में नहीं आ सकेगा। यह सोच रथ से सारथी को बुलाकर दे दिया। सारथी ने न जाने कौन अभागा मनुष्य मरा पड़ा है। तुम अंतिम इसके अंतिम संस्कार का प्रबंध करो ताकि शव को मोक्ष मिल सके। जोग्य राजकुमारी। और सारथी की इधर उधर सूखी लकड़ियां इकट्ठी की तो चिता बनाई। उसमें तारामणि का शव रखकर चिता को आग लगा दी। आज मेरे दिल को चैन मिला। और थोड़ी देर बाद ही धू धू करके जलने लगा। उधर चंद्रसेन के सामने बैठे किशोर के चेहरे पर पीड़ा के भाव उभरे। लगता है किसी ने मेरे झाड़ियों में छिपे मेरे शव को आग को भेंट दे दी। बुरी तरह देर तक उसका सिर कसमसाता रहा, और फिर तारामणि का शव चिता में जल रहा था। जब जब चिता जलकर राख हो गई तो तंत्रिका ने अपनी सखियों के साथ वहां से लौट गई। यह किशोर सच सोच रहा था। मेरा असली शरीर चिता में जलाकर राख हो चुका है, इसलिए अब मुझे इस किशोर के रूप में जीवन गुजारना होगा। लेकिन जरा जादुई गोले में यह तो पता कर लूँ, मेरे शरीर को आग किसने लगाई। और उसके तुरंत बाद चंद्रसेन से कहा, युवराज आप कुछ देर के लिए कक्ष से बाहर चले जाइए, मुझे एकांत में थोड़ी पूजा करनी है। ठीक है, मैं कक्ष से बाहर चला जाता हूँ, कहकर चंद्रसेन कक्ष से बाहर चला गया। और किशोर ने जादुई गोले में पूछा, ये जादुई गोले जल्दी बता, तूने मेरे शरीर को आग किसने लगाई। जादुई गोले में तत्काल ही विचित्र आवाज़ निकली, मालिक तुम्हारे शव को नवरसपुर की राजकुमारी चंद्रिका ने उसके सारथी ने आग लगाई थी। ओह, तो चंद्रिका के रूप में यह महाकाल की करतूत थी। उन्हें तुरंत ही अपने गोले को एक अन्य सामान के थैले में रखा और थैले को कंधे पर लटका कर कक्ष से बाहर निकला। आओ तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले चलूं। चंद्रसेन के साथ किशोर राजा नंद सेन के पास पहुंचा। महाराज, मैंने इसकी बुराइयों मैंने इसमें पूरी अच्छाइयों को मेरे शरीर से निकाल दिया है, और अब मैं सोचता हूँ अच्छी बात ही सोचता हूँ। सच? हाँ पिताजी। ठीक है, तुम अपने 500 शिष्यों और 500 सैनिकों को पूर्ण स्थिति में लाने से उनकी अच्छा करके दिखाओ। यदि तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो गई तो हम तुम्हें कथन पर विश्वास कर लेंगे। और नंदसेन की बात सुनकर चंद्रसेन बोला, मेरी इच्छा है कि मेरे 500 सेवक अब और पांचों पांचों सेवक अपनी पहली वाली सजीव अवस्था में आ जाएं। और ये तो सचमुच ही अपने संपूर्ण स्थिति में आ गए। इसका मतलब युवराज चंद्रसेन पर इस किशोर बालक ने ठीक कर दिया है। नंद सेन खुशी होकर किशोर से कहा, बेटे तुमने मेरे पुत्र का व्यवहार ठीक कर दिया। तुम मेरा बहुत उपकार किया, तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अब तुम्हें अपना परिचय दो, और कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। महाराज, मेरा नाम तारामणि है, मैं संसार में अकेला हूँ, इधर से घूमकर अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। तारामणि, अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। आज से तुम महल में युवराज के साथ ही रहोगे। महाराज, आपका आदेश में सिर माथे पर। और अब किशोर बना तारामणि युवराज चंद्रसेन का मित्र बनकर महल में जीवन गुजारने लगा। युवराज चला। तारामणि, तुम तो बहुत कुशल चौपट खेलने लगे हो।
और धीरे धीरे 10 वर्ष व्यतीत हो गए। तारामणि चंद्रसेना युवा अवस्था में हो गए। चलो तारामणि, आज आकेट के लिए वन में चलते हैं। युवराज, आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप अकेले ही आकेट करने वन में जाइए। तब चंद्रसेन अकेला ही आकेट करने चला गया। वन में उसकी भेंट राजकुमारी चंद्रिका से हुई। तुम कौन हो सुंदरी? मैं नवपुर की राजकुमारी चंद्रिका हूँ। तुम अपना परिचय दो। मैं केसलपुर का युवराज चंद्रसेन हूँ। तुम कैसलपुर के युवराज चंद्रसेन हो? चंद्रिका हैरात में उसकी ओर देखा। उसी पल उसने अपनी ओर देखते पाकर चंद्रसेन बोला, राजकुमारी चंद्रिका, तुम इस प्रकार हैरत से मेरी ओर क्यों देख रही हो? युवराज, मैंने सुना है कि आप बहुत ही क्रोधित और दुष्ट व्यक्ति हो। आपके मुख से हमेशा बुरी बातें निकलती हैं, लेकिन आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगता, परंतु आप शालीन व्यक्ति हैं। ओह, तो यह बात है राजकुमारी, मेरे स्वभाव बदले हुए बहुत बहुत वर्ष हो बीत गए। अब मेरी इच्छाओं में बदले की अच्छी इच्छाएं ही करता हूँ। ओह, यह बात है राजकुमारी, मेरे स्वभाव को बदले हुए तो बहुत वर्ष बीत गए। अब मैं बुरी इच्छाएं के बदले अच्छी इच्छाएं ही व्यक्त करता हूँ क्या? लेकिन यह कैसे हुआ? राजकुमारी, 10 वर्ष पहले तारामणि नाम का एक किशोर मेरे कायाकल्प किया है। चंद्रिका क्रोधी, 10 वर्ष पहले तारामणि अपनी देह त्याग करके किशोर की देह में प्रवेश किया था। फिर चंद्रिका ने पूछा, युवराज, अब वह तारामणि कहाँ है? वह तो अब मेरे महल में हमारे साथ रहता है। तारा तारामणि ने इस बार भी मुझे मात दे दी। मेरे श्राप को, तंत्र मंत्र को निष्कर्ष करके उसने एक बार मुझे नीचा फिर दिखा दिया। मैं इस बात का बदला लेकर रहूंगी। यह सोच उसने चंद्रसेन के हाथ पकड़कर कहा, युवराज, आपकी सत्यता के प्रभाव होकर मुझे आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ विवाह करके खुशी होगी राजकुमारी। युवराज, पास ही में मंदिर है, आओ चलकर इसी समय गंधर्व विवाह कर लेते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं। चंद्रिका के रूप जाल में फंसा चंद्रसेन उसके पीछे पीछे चलता रहा। भगवान, आज मैं चंद्रिका को अपनी स्वीकार करता हूँ। भगवान, आज से युवराज चंद्रसेन को अपने पति का वर्ण करती हूँ। तत्पश्चात दोनों मंदिर से बाहर निकले। नाथ, आओ सबसे पहले नवरसपुर चलकर मेरे माता पिता से आशीर्वाद लें। चलो चंद्रिका, रथ में बैठे। दोनों रथ में बैठकर नवरसपुर की ओर चल दिए। राजा करण सिंह के पास पहुँचे। पिताजी महाराज, मैंने कैलाशपुर के युवराज चंद्रसेन, हम दोनों गंधर्व विवाह कर लिया है, हमें आशीर्वाद दीजिए। करण सेन की प्रशंसा से दोनों को आशीर्वाद दिया। मेरे बच्चों, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। कुछ देर बाद राजा करण सेन ने चंद्रसेन से कहा, युवराज, अब हमारे दामाद हम चाहते हैं कि कुछ दिन बाद हमारे पास रहो। तत्पश्चात राजकुमारी चंद्रिका तुम्हारे साथ विदा करेंगे। जो आज्ञा महाराज। उधर संध्या होने पर चंद्रसेन कैलाशपुर वापस न लौटा। बेटा तारामणि, चंद्रसेन अभी तक आकेट करके वन से वापस नहीं लौटा है, कहीं किसी संकट में नहीं फंस गया। मैं अभी जादुई गोले में युवराज के विषय में पूछता हूँ महाराज। और जादुई गोले ने बताया, मालिक युवराज चंद्रसेन वन में नवरसपुर की राजकुमारी चंद्रिका के साथ गंधर्व विवाह कर लिया करण है करके नवरसपुर चले गए हैं। वहाँ से 5-7 दिन चंद्रिका के साथ वापस कैलाशपुर लौटेंगे। यह सुनकर तारामणि हतप्रभ रह गया। तो मकराल ने चंद्रिका के रूप में एक बार फिर चंद्रसेन को अपने जाल में फंसा लिया। उसने नंदसेन को बताया, महाराज, युवराज सुकुशल नवरसपुर में हैं। नवरसपुर में? लेकिन राजकुमार, नवरसपुर में क्या कर रहे हैं? महाराज, नवरसपुर की राजकुमारी चंद्रिका के साथ युवराज ने गंधर्व विवाह कर चुके हैं। अब चंद्रिका के साथ नवरसपुर वहाँ 5-7 दिन बाद लौटेंगे। ओह, तब तो घबराने की कोई बात नहीं है। घबराने की बात है महाराज। चंद्रिका के रूप में वह ही तांत्रिक है जिसे 20 वर्ष पहले युवराज को बुरी इच्छाओं का श्राप दिया था। अपना श्राप असफल होते देख उसने युवराज को अपने जाल में फंसाया। अब क्या होगा? महाराज, घबराइए नहीं। इस बार
भी मैं तांत्रिक को अपने चाल में सफल नहीं होने दूंगा। युवराज, वह महाराज, अब वह बुराई के पथ पर है, मैं भलाई के पथ पर हूँ, और भलाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। इस बार भी ऐसा ही होगा महाराज। तारामणि बेटा, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। और इन 5 दिनों के पश्चात राजा चंद्रसेन, कर्ण व रानी विद्यावती विदा लेकर चंद्रिका के साथ कैलाशपुर की ओर चल पड़ा। नवरसपुर के प्रसिद्ध तांत्रिक कैलाश काल भैरव ने अभिनियंत्रित की हुई बभूत ले ली, और कैलाशपुर में जिस तारामणि के सामने जाएगा वो बभूत फेंक कर उसे भस्म कर दूंगी। और कैलाशपुर पहुंचकर जैसे ही उसने चंद्रसेन के साथ कैलाशपुर महल में प्रवेश किया, आ गए बहरूपीय मकराल। अपना पुराना नाम सुनकर चंद्रिका चौंक कर चारों ओर देखी। कौन हो तुम? मैं वही हूँ मकराल, जिसे मारने के लिए तू नवरसपुर के तांत्रिक काल भैरव द्वारा अभिमंत्रित की हुई बभूत लेकर आई हो। तुम तारामणि हो, लेकिन चुप कर क्यों बोल रहे हो? हिम्मत तो सामने आओ। चंद्रिका, यह क्या चक्कर है? यह मकराल कौन है? पर्दे के पीछे से छुपे मकराल सामने आया। मकराल, राजकुमार चंद्रसेन को दिए गए मेरे वरदान को तूने श्राप में बदल कर जब मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, अब तुम अभिनियंत्रित की हुई बभूत से मुझे मारना चाहती हो, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम स्त्री के रूप में हो, इसलिए तुम्हें मारना नहीं चाहता, इसलिए सिवा कोई चारा नहीं। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हा हा हा, तू भला मुझे मारेगा? मेरे पास काल रूपी बभूत है। तभी तारामणि के हाथ में पकड़ा जादुई गोला चंद्रिका की ओर उछाल दिया। हे तारामणि, अरे तारामणि, यह तुमने क्या किया? वो तंत्रिका सिर जलकर भस्म हो गई। तब तारामणि ने चंद्रसेन से कहा, युवराज, मकराल की असली युवराज, यह मेरा और मकराल का आखिरी मुकाबला था। मुकाबले में भलाई की जीत हुई। तारामणि, तुमने जो कुछ किया गलत किया। तुमने हमारी पत्नी को मार दिया। तब तारामणि ने चंद्रसेन को सच्चाई से अवगत किया, और सारी बात जानकर चंद्रसेन का क्रोध दूर हो गया। समाप्त दोस्तों।